नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ए 11वीं, बी 12वीं, सी 13वीं और डी 15वीं। तो 13वीं और 15वीं कोई पंचवर्षीय योजना ही नहीं चली, तो 11वीं हो सकती है, 12वीं हो सकती है। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका समय 2012 से 2017 के बीच रहा, 5 वर्ष के लिए। और इस योजना का जो केंद्र बिंदु था तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास था। पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच चला, जो हैरत-डोमर मॉडल पर आधारित था और जिसका केंद्रीय बिंदु कृषि विकास पर ज़्यादा बल देना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका केंद्रीय बिंदु आधारभूत तथा भारी उद्योगों का विकास करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चली, जो जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था और जिसका केंद्रीय बिंदु आत्मनिर्भरता व स्फूर्ति की प्राप्ति था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद 1966 से 1969 तक 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। फिर 1969 से 1974 तक अशोक रुद्रा मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई, जिसका केंद्रीय बिंदु स्थिरता के साथ विकास रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य या केंद्रीय बिंदु निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। 1979 से 80 तक 1 वर्ष के लिए 1979-80 1 वर्ष के लिए योजना अवकाश रहा और वार्षिक योजना चलाई गई। फिर इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 के बीच चली, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था और जिसका उद्देश्य गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच चली, जो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी और इसका केंद्रीय बिंदु कृषि विकास प्रेरित समृद्धि को बढ़ाना था। 1990 से 92 के बीच योजना अवकाश रहा 2 वर्ष का। तो इस प्रकार से अगर योजना अवकाश की बात की जाए तो 1966 से 69 ये 3 वर्ष, 1979-80 ये 1 वर्ष, 1990-92 ये 2 वर्ष। तो इस प्रकार से 3 वर्ष जो है योजना अवकाश रहे। 1992 से 97 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना चली, जो जॉन डब्ल्यू मिलनर मॉडल पर आधारित थी और जिसका केंद्रीय बिंदु मानव संसाधन का विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चली, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच चली, जो सामाजिक तथा न्याय समता के साथ विकास करने की केंद्रीय बिंदु पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली, जिसका उद्देश्य या केंद्रीय बिंदु तीव्र और अधिक समावेशी विकास था तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह समय 2012 से
2017 के बीच रहा, जिसका केंद्रीय बिंदु तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास था। कृषि क्षेत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1.6% की वृद्धि दर प्राप्त की गई और उद्योग में 9.6% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। यह पंचवर्षीय योजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध निम्न अर्थशास्त्री से है। JS भगवती, AK सेन, JK मेहता, राज कृष्णा। तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध जो है वह राज कृष्णा से है। डी ऑप्शन सही है। 1950-51 से 1980-81 के बीच राष्ट्रीय आय की औसत वृद्धि दर NNP-FC जो थी वह 3.4% थी। GDP FC जो थी वह 3.5% थी और PCI जो थी 1.2% थी। सभी में कम वृद्धि दर देखी गई, चाहे वो NNP-FC हो, GDP-FC हो या PCI हो। इससे अत्यंत निराशाजनक निष्पादन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो ये कम वृद्धि दर देखी गई थी इसे अत्यंत निराशाजनक निष्पादन कहा गया और कई अर्थशास्त्री इस निराशाजनक निष्पादन से तिलमिला उठ जाते हैं। प्रोफेसर राजकृष्ण CSO के डेटा से खुश नहीं थे तो खुद का डेटा प्रस्तुत करने की बात करते हैं और खुद का डेटा प्रस्तुत करते हुए राजकृष्ण इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर जो है वह 3.5% की ही हुई है। इसलिए वे इस 3.5% की वृद्धि दर को हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से संबोधित करते हैं और हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब है भारत में रहने वाले लोगों से तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह डी है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राज कृष्णा से है। अगला 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि संवर्धन दर रखी गई थी, वह 4% रखी गई थी। 4 नंबर क्वेश्चन, महालनोबिस का द्विक्षेत्रीय मॉडल किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित है? तो यह फेल्डमैन के मॉडल पर आधारित है। महालनोबिस मॉडल का जो द्विक्षेत्रीय मॉडल है वह फेल्डमैन के मॉडल पर आधारित है। 4 बी सही है। 5 भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? गरीबी पाई जाती है, कृषि की प्रधानता पाई जाती है, प्रति व्यक्ति उच्च आय यह नहीं पाई जाती है। तो 5 का सी सही है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं, मध्यम, पहली विशेषता अगर बताई जाए भारत की या अल्पविकसित देशों की तो भारत की खासकर कह सकते हैं मध्यम और विकासशील बाजार अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मध्यम आय वाली और विकासशील देश वाली बाजार की अर्थव्यवस्था है और उदारीकरण नीति 1991 से प्रारंभ की गई थी। 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया भारत ने लागू की थी। असमानता की स्थिति है। भारत विश्व स्तर पर 2nd नंबर का सबसे असमान देश है, जहां करोड़पतियों का 54% धन पर नियंत्रण है। करोड़पति जो हैं 54% धन अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा जननांक के लाभांश की अत्यधिक संभावना है भारत जैसे विकासशील देश में, जहां 15 से 62 आयु वर्ग की जनसंख्या 62.5% है। कुल कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा 2030 तक 68.9% के उच्चतम स्तर पर होने की संभावना भारत में व्यक्त की गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता पाई जाती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और इसके अलावा कम पूंजी निर्माण की दर है, खराब बचत दर है, रूढ़वादियों पर विचार, सामाजिक कुरीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा सकल घरेलू उत्पाद का निम्न स्तर, ये सब जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो अभी हम लोग जाने प्रथम पंचवर्षीय
51 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो 1951-56 के बीच ए ऑप्शन में है। 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। 7, वर्तमान में भारत के आर्थिक नियोजन में निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? इंगित नियोजन, अवस्थापना का विकास, आर्थिक नीति का फ्रेमवर्क, बाजारों का नियमन व नियंत्रण। तो वर्तमान में भारत के आर्थिक नियोजन में निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो बाजारों का नियमन व नियंत्रण। 7 का सही आंसर डी है। 8, वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान 164वां सदस्य देश है। डब्ल्यूटीओ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। डब्ल्यूटीओ जो है अपने 164 सदस्य देशों के साथ 98% से अधिक वैश्विक व्यापार एवं वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से डब्ल्यूटीओ के सदस्यों की संख्या जो है वह 164 है और 164 किसी ऑप्शन में नहीं दी, इसलिए डी सही हो जाएगा। 8 का डी सही हो जाएगा। 9, ब्रेटन वुड व्यवस्था थी। स्वर्ण प्रमाप, लचीली विनिमय दर, स्वर्ण विनिमय दर, कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड व्यवस्था जो है स्वर्ण विनिमय प्रमाप पर आधारित थी। स्वर्ण विनिमय प्रमाप सी ऑप्शन में है। 10, व्यापार संतुलन, वस्तुओं के निर्यात आयात बराबर होते हैं। 10 बी सही है। 11, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, माले, इस्लामाबाद। तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। 11 ए सही है। 12, किसे भुगतान संतुलन की दृश्य मदों में शामिल किया जाता है? विदेशों से निजी संप्रेषण, वस्तुओं के निर्यात से आय। तो वस्तुओं के निर्यात से आय जो है दृश्य मद में शामिल किया जाता है। बाकी निजी संप्रेषण अदृश्य मद है। जहाजरानी सेवा से आय, यह भी अदृश्य मद है। बीमा सेवा के लिए भुगतान, यह भी दृश्य मद है। ए, बी, ए, सी और डी जो है यह अदृश्य मद है और वस्तुओं के निर्यात से आय जो है दृश्य मद है। तो इसका 12 का सही आंसर बी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना? भारत जो है डब्ल्यूटीओ का सदस्य 1995 में, स्थापना के समय ही बना। भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। 14 का सी सही है। 15, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? वाशिंगटन, बर्न, जिनेवा, रोम। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। 15 सी सही है। 16, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन प्रकाशित होती है एडीबी द्वारा, गेट द्वारा, आईएमएफ द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन प्रकाशित होती है विश्व बैंक द्वारा। 16 डी सही है। 17, बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है। बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन जो है डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आईएमएफ की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व भर में गरीबी कम करने के उद्देश्य से 1944 में आईएमएफ की स्थापना की गई और 1945 से आईएमएफ ने कार्य प्रारंभ किया। तो 1944 तो ऑप्शन ए में है। तो 18 का ऑप्शन ए सही है। कार्य आईएमएफ ने कार्य 1945 से चालू किया था और स्थापना 1944 में हुई थी। तो 18 का, इसको आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। 19, आईएमएफ और विश्व बैंक के मुख्यालय स्थित हैं वाशिंगटन डीसी में। दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही स्थित हैं। 19 ए सही है। 20, निम्न में कौन सा प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता का अंतिम सत्र है? तो उरुग्वे सत्र जो है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता का अंतिम चक्र है
और उरुग्वे चक्र 1987 से 1994 के बीच चला था। 1987 से 1994 के बीच। 1994 में मार्केस घोषणा पत्र के तहत WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। तो उरुग्वे चक्र सी ऑप्शन में है। 20 का सी सही है। 21 निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो यह चित्र पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का है। ए सही है। 21। 22 भारतीय रुपये के चिन्ह ये का प्रारूप किसने दिया है? डी उदय कुमार ने दिया था। डी उदय कुमार ए ऑप्शन में है। और 2010 में भारतीय रुपये का जो चिन्ह है उसको स्वीकार किया गया भारत सरकार द्वारा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन संगठित मुद्रा बाजार का अंग है? सहकारी बैंक, असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है तो सहकारी बैंक जो है संगठित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी संगठित है। व्यापारिक बैंक ये भी संगठित है। तो साहूकार जो है असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है। 23 डी सही है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, बीमा, बैंक, कोई नहीं। तो मल्होत्रा समिति का गठन 1993 में बीमा के संबंध में सिफारिश करने के लिए किया गया था। तो मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंध रखती है। 24 बी सही है। 25 केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? मुद्रा पूर्ति का प्रबंधन है। साख नियंत्रण, केंद्रीय बैंक या RBI साख नियंत्रण का कार्य करती है। साख सृजन का कार्य नहीं करती। साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है, कोई नहीं। तो सी सही हो जाएगा। 25 का सी सही है। इसके अलावा मौद्रिक नीति जारी करना, आंकड़ों का प्रकाशन, पत्र मुद्रा जारी करना आदि RBI के प्रमुख कार्य हैं।